शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो उसमें जो EDU 201 का पेपर होता है, यानी कि 201 एजुकेशन का जो कोड वाला पेपर होता है, नहीं पेपर नंबर 1, तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष 2023 में 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने शामिल किया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और अब की बार पूछे जाने की किन प्रश्नों की संभावना है उनको भी मैंने शामिल किया है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आपको दिखेंगे। बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास इसीलिए होती ताकि आप जो है परीक्षा के अंतिम समय में अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपकी परीक्षा निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा, आपके सिलेबस की अगर बात की तो सिलेबस में आपके क्या संकलित है? सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य 1, ये होता है एजुकेशन का पेपर नंबर 1 यानी 201 वाला। और दूसरे में शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य 2, जिसमें आपकी लास्ट की 4 इकाइयाँ होती हैं, खास करके एजुकेशन 202 वाला, तो उसको भी मैं करवा दूंगा। तो उसकी परीक्षा आपकी एक दिन बाद है उसके, तो उसके बारे में भी मैं प्रश्न आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सांख्य दर्शन है, भारतीय दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य योग में कितने तत्वों का समावेश होता है? सांख्य जो है एक दर्शन है, भारतीय दर्शन है। ठीक है, जैसे पाश्चात्य दर्शन में आपका आता है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ऐसे ही भारतीय दर्शन में आपका आता है सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में कितने तत्वों का समावेश किया गया है? सांख्य तत्वों में सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? यम जो है योग साधना का कौन सा सोपान है? यम की अगर बात की जाए तो ये पहला सोपान है योग साधना का। योग साधना की अगर बात की जाए तो योग साधना में 8 जो है सोपान होते हैं, उनमें से पहला सोपान आपका होता है यम। ठीक है, प्रथम सोपान है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो अगर बात करें हम और बाकी क्या है, देखिए पहला आपका होता है योग साधना का सोपान यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, छठवां होता है धारणा, सातवां होता है आपका ध्यान, और आठवां होता है और लास्ट होता है आपका समाधि। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछे कि जो है योग साधना का जो है चौथा सोपान कौन सा है, तो आप बताएंगे प्राणायाम। पांचवा पूछे तो प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां समाधि, सॉरी सातवां ध्यान, और आठवां समाधि। ठीक है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, पहला यम। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर पूछेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन साधनों को अपना करके आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो जिन साधनों को अपना करके आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग कहते हैं, यह परिभाषा यह परिभाषा किस धर्म की है? यह परिभाषा जैन धर्म में दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? देखिए वैसे तो अगर कुल उपनिषदों की अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता तो कुल उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं कुल उपनिषद। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? मुख्य उपनिषद पूछा गया है, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। अष्टांग योग मतलब योग कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। पुराण 18 होते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो मुख्य उपनिषदों उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। और ये जो उपनिषद हैं ये
13 के 13 उपनिषद किसी ना किसी वेद से संबंधित रहे हैं, ठीक है, मतलब वेद से ही रिलेटेड है ये उपनिषद। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है, यम, आसन, नियम या ध्यान। तो नियम की अगर बात की जाए तो नियम दूसरा अंग होता है योग साधना का अष्टांग में, योग में। ध्यान जो होता है वो 7वें नंबर पर होता है। आसन की अगर बात करें तो आसन आपका 3रे नंबर पर होता है। यम आपका पहले नंबर पर होता है। तो पूछा क्या गया है प्रथम अंग अष्टांग योग का, तो यम होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो पाणिनि के अनुसार युजिर योग, युज समाधो और युज संयमने, इन दो तीनों से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, अगर ऐसा पूछे संयोग से, समाधि से या पुंज से। पुंज यहाँ पर, तो यहाँ ये तीनों गलत आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर पुंज हो सकता है लेकिन यहाँ पर युज करना चाहिए, युज धातु से हुई है। तो यहाँ पर नहीं दिया गया तो इसका डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, कोई नहीं। या यहाँ पर आप पुंज काट करके आप युज लिख सकते हैं, ठीक है। युज माने होता है इकट्ठा होना, ठीक है, कुल मिला करके एकजुट होना या इकट्ठा होना, उसी को युज धातु बोलते हैं। संस्कृत में जो अक्षर होते हैं उन्हीं को धातु बोला जाता है। तो धातु जो होते हैं युज धातु, संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है कौन सा, योग शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। आगे देखेंगे आपका अगला प्रश्न है, अच्छा पुंज भी एक इकट्ठा होने को ही कहते हैं, तो यहाँ पर योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। धातु पूछा गया है लेकिन पुंज माने इकट्ठा होना, एकजुट होना भी होता है, लेकिन संयोग माने इकट्ठा, मतलब कि संयोग माने क्या होता है, जुड़ना, एकजुट होना। लेकिन धातु की अगर बात करें तो युज धातु से हुई है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है, भगवान शिव को, विष्णु को, पतंजलि को या हिरण्यगर्भ को। तो अगर बात करें योग का आदिवक्ता, योग की आदिवक्ता की बात करें तो हिरण्यगर्भ को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है, बताएं। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है, हिरण्य संहिता में या योग सूत्र में। योग सूत्र की रचना किसने करी, पतंजलि ने करी है। श्रीमद् भागवत गीता में योग के प्रारंभ करने का जिक्र मिलता है सबसे पहले, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया किसको, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया, तो भगवान ने किसको उपदेश दिया था, सूर्य को दिया था योग का उपदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। अर्जुन को नहीं दिया था, सूर्य को दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने करी थी। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। महर्षि पतंजलि ने किसकी रचना करी थी, योग सूत्र की। अच्छा, महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि की अगर बात की जाए तो हमारे घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि। यहाँ पर एक गांव है, वहीं पर पड़ता है वजीरगंज के उधर, तो गोंडा में। तो यहाँ पर योग सूत्र की रचना मतलब कि करने वाले पतंजलि का जन्म हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है। फटाफट से आप बताएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है, कॉन्ट का, हीगल का या रॉस का या फिक्टे का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो समस्त सत्ता आत्मा की है, इस कथन को कहा था किसने, हीगल ने कहा था। किसने कहा था, हीगल महोदय का एक कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है। ये यह कथन किसने कहा था, बताएं। इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा होती है, ये कहा था फ्रोबेल महोदय ने। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतिम वास्तविकता विचार या विचारवाद में है, किसने कहा। अंतिम वास्तविकता विचार या विचारवाद में है, यह कथन प्लेटो का है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्ञान जीवन के लिए है, ये किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है कि ज्ञान जीवन के लिए। ज्ञान जीवन के लिए या आदर्शवाद का नारा है। आदर्शवाद एक पाश्चात्य दर्शन है जिसके प्रस्तावक या जनक है प्लेटो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन नंबर इसका आदर्शवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान जीवन के लिए नारा है पाश्चात्य दर्शन का, आदर्शवाद का, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है, पदार्थ से अधिक मस्तिष्क को वरीयता कौन सा दर्शन देता है, बताएं।
तो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता कौन सा दर्शन देता है? आदर्शवाद देता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है आदर्शवाद के जनक कौन है? आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखें, अगला प्रश्न है आदर्शवाद के अनुसार मूल्य क्या है? प्रकृति है, पदार्थ है, परमात्मा है या आत्मा है? तो आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य जो होता है वो आत्मा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष पर स्थान प्रदान करता है, शिक्षक को इंपॉर्टेंस देता है? तो कौन सा दर्शन देता है शिक्षक को इंपॉर्टेंस? प्रश्न पूछा गया है आपका। तो पाश्चात्य दर्शन की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद जो है वो शीर्षक मतलब कि शीर्ष पर रखता है किसको? टीचर को। टीचर को ज्यादा वरीयता देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम है विचार केंद्रित, बाल केंद्रित, इंद्रिय केंद्रित या विद्यालय केंद्रित? तो प्रकृतिवादियों की बात करें तो उन्होंने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने पर फोर्स किया, बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है या किसने कहा? कॉमेनियस ने कहा, प्लेटो ने, डीबी ने या फिर रस्क ने? तो प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है ये कथन कॉमेनियस का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किस दर्शन में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्व दी गई है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद या इनमें से कोई नहीं? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्व दी गई है प्रकृतिवादी विचारधारा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने वाला। अगला प्रश्न प्रकृतिवाद सर्वाधिक मानता है आत्मा को, मन को, विचार को या प्रकृति को? तो प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति को ही मानता है, अब बाकी सबको नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि रखता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है। ठीक है, प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, इस पर बल किसने दिया? तो प्रकृतिवादियों ने ही दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? साहित्यिक शिक्षा, स्वावलंबन या शिल्प केंद्रित शिक्षा? तो बेसिक शिक्षा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई, या बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने इसकी विचारधारा दी, बताई इसके बारे में। तो अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों में, तो शिल्प केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, स्वावलंबन पर भी बल दिया जाता है। साहित्यिक शिक्षा की बात वहाँ पर नहीं की गई, मातृभाषा में शिक्षा की बात करी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन साहित्यिक शिक्षा मुख्य सिद्धांत नहीं है बेसिक शिक्षा का। आगे देखें गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम था? गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम था इनमें से? देखिए गांधी जी की पत्रिका की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत ऑप्शन ए दिया है, अगला दिया है हरिजन और दूसरा दिया है वर्धा बिंदु और अगला दिया बेसिक शिक्षा। तो गांधी जी की पत्रिका जो है वो हरिजन पत्रिका निकलती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बेसिक स्कूल कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बेसिक स्कूल की अगर बात की जाए तो बेसिक स्कूल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बेसिक स्कूल जो प्रारंभ हुआ था या बेसिक शिक्षा की बात कहाँ से हुई? वर्धा शिक्षा सम्मेलन से हुई। इसका जो आयोजन हुआ था 23 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, वर्धा योजना। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे। बेसिक स्कूल की प्रतिष्ठा हुई थी कब, बताएं? बेसिक स्कूल की प्रतिष्ठा 1937, 23 अक्टूबर 1937 वर्धा योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे किसने कहा कि मातृभाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था कि मातृभाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किस आश्रम की स्थापना करी थी? तो गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। किसकी? साबरमती आश्रम की। अच्छा, साबरमती आश्रम को ही हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे गांधी जी के समर्थक थे, प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे गांधी जी। ठीक है, प्रभावात्मक अनुशासन का मतलब ये होता है कि टीचर इतना ज़्यादा, या जैसे कि हमारी इज्जत आप क्यों करेंगे? जब हम इज्जत देने लायक होंगे तब, यानी कि ज़बरदस्ती मैं आपसे इज्जत नहीं करवा पाऊंगा, जिसको बोलते हैं गांव वगैरह में कि बांधे बनिया बाजार नहीं लागत। तो बांधे बनिया बाजार नहीं लागत का मतलब यह हुआ है कि आप जबरदस्ती केहू का अनुशासन बनाए रख सकते हो। तो कठोरात्मक अनुशासन के द्वारा नहीं, निर्देशात्मक अनुशासन के द्वारा नहीं कि तुमको यही करना है। ठीक है, प्रभावात्मक अनुशासन मतलब कि बच्चे खुद ही आपके अनुशासन के अंदर आ जाएं। ठीक है, वो खुद ही अनुशासन में रहें। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, गांधी जी के 3R का क्या मतलब है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी का 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, रीडिंग माने होता है पढ़ना, और राइटिंग माने होता है लिखना, अर्थमेटिक होता है अंकगणित। तो ये 3R गांधी जी ने बताए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सभी लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये रचना किसकी है? ये रचना महात्मा गांधी जी की है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखें, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गांधी जी की अगर पत्रिका की बात की तो हरिजन पत्रिका उनकी निकलती थी। गांधी जी की पत्रिका का नाम हरिजन था, उनकी पत्रिका का नाम हरिजन था। उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का भी संपादन किया था, ये समाचार पत्र था, ये निकलता था। तो हरिजन उनकी पत्रिका थी। लेकिन गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आप लगा सकते हैं, ये हरिजन भी उनकी पत्रिका है, और इंडियन ओपिनियन की बात की है तो ये समाचार पत्र है। ठीक है, 1940 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, वहाँ शुरू हुआ था इंडियन ओपिनियन का। तो इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इस प्रश्न को, आप ए बी दोनों हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर अगर बात की जाए तो बुक वगैरह में आपको क्या मिलेगा? ए ऑप्शन मिलेगा। इंडियन ओपिनियन जो है, इस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। लेकिन चूंकि ये समाचार पत्र है, एक हरिजन एक पत्रिका है, तो पत्रिका पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक समाचार पत्र है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो आप बताएंगे रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु जी का नाम था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, या उनका वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, किसने कहा? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपने अपने साधारण अवस्था में अपने साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, ये कथन किसने कहा था? बताएं। जॉन डीबी, फिक्टे, या पोर्ट्रेज, या जंटाइल? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा, बताएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसको किसने कहा था? जेंटाइल ने कहा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, किसने कहा? दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, जॉन एडम्स का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? तो प्लेटो ने किया था। ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन से, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, यह कथन किसने कहा? तो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ये प्लेटो का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? आदर्शवाद जो है सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समस्त सत्ता आत्मा की है, ये किसने कहा था? कथन किसका है? समस्त सत्ता आत्मा की है, ये हीगल का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था फ्रोबेल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, ये कथन किसका है? विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, ये कथन जॉन डीवी का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये शिक्षा की परिभाषा किसने दी थी? प्लेटो, विवेकानंद, रूसो, या महात्मा गांधी? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था?
जॉन ड्यूबी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। और द्विमुखी प्रक्रिया की बात किसने करी थी? एडम्स ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये बात विवेकानंद जी ने कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन थे? देखिए, हार्बर्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये सब शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप डी कर लेंगे, उपयुक्त तो सभी। यहाँ पर आप राधाकृष्णन का नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से आप देखेंगे प्रश्न, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताएं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे लक्षणों का विकास करना, या आदर्श समाज का विकास करना, या मोक्ष, या फिर ये सभी? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है अच्छे लक्षणों का विकास करना, ठीक है। अच्छे लक्षणों का विकास करना, आदर्श समाज का निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति, ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से, वैसे बल अगर देते हैं तो अच्छे लक्षणों के विकास पर बल देते हैं, लेकिन सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो वास्तविक होती है? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। प्रकृतिवादी मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद विश्वास करता है, प्रयोगवाद विश्वास करता है वर्तमान में, भविष्य में, या आदर्श में? तो प्रयोगवाद जो विश्वास करता है वर्तमान, भविष्य और आदर्श सभी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, प्रयोगवाद की अगर बात की जाए तो प्रयोगवाद किसमें विश्वास करता है? वर्तमान में विश्वास करता है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दर्शन के संप्रदाय हैं। दर्शन के संप्रदाय एक तो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद भी है, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद भी है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मन या आत्मा, भौतिक प्रकृति, या मानव प्रकृति, या बी और सी दोनों? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का जो आधार रहा है वो बी और सी दोनों, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति दोनों रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखेंगे, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन और मूल्य, ये सब होने चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, यथार्थवाद विश्वास करता है, यथार्थवाद विश्वास करता है किसमें? मूल्यों में, विज्ञान में, या वास्तविकता में? तो यथार्थवाद विश्वास करता है वास्तविकता में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसने किसने यह वकालत करी कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको अध्ययन करना चाहिए, प्रयोजनवाद ये सिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? इनमें से कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? 2023 में प्रश्न पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में, ठीक है। प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न जितने भी चल रहे हैं प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए प्रश्न, ध्यान रखेंगे। रूसों के काल्पनिक बालक और बालिका थे। रूसों के काल्पनिक बालक और बालिका की बात की तो सोफी और एमिल जो थे बालक बालिका थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है? प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है? तो वो है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या हैं? बताएं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है? तो लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या फिर ये सभी?
उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रयोजन सिद्धांत का दृष्टिकोण जो रहा है वो लचीलेपन का सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है या में है इससे हुई है, बताएं। आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों के विचारवाद में है, ये शुरू हुई है प्लेटो से, हर्बर्ट से या रास से, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम वास्तविकता, क्या पूछा गया? अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद से हुई है में है, ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्म अनुभूति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के कितने पक्ष हैं? तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के 2 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ज्ञान जीवन के लिए किस पाश्चात्य जगत का नारा है? तो ज्ञान जीवन के लिए ये आदर्शवाद का नारा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है? तो कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है? आदर्शवाद देता है। आदर्शवाद के जनक कौन है, बताइएगा। आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य आत्मा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष पर प्रदान करता है? तो मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आदर्शवाद बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है? बाल केंद्रित होना चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार। बी ऑप्शन। प्रकृतिवाद सर्वाधिक मानता है। प्रकृतिवाद सर्वाधिक किसको मानता है? प्रकृति को, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है। प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, इस पर बल किसने दिया? प्रकृतिवादियों के द्वारा दिया गया। तो ये सब प्रश्न तो हो चुका है आपका लगभग, ठीक है। प्रकृति की ओर लौटो किसके, मतलब किसके शब्द हैं ये? प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? प्रकृतिवादियों के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये बताएं कि सत्यवाह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो प्रकृतिवादियों का है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, बताइएगा। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त, स्वामी नाथ दत्त या गोरखनाथ दत्त? तो विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? प्रत्यक्ष को, प्रयोग को, विचार विमर्श को या फिर योग को? तो विवेकानंद जो है अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं योग को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? तो कब करी थी उन्होंने, फटाफट से आप बताएंगे। 1897 में उन्होंने करी थी। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। मुख्यालय इसका बेलूर स्थित है, ठीक है, कोलकाता में। क्लियर। आगे देखिएगा, महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। 25 दिसंबर 1861 को जन्म हुआ था। मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत भूषण सम्मान भी इनको मिला है। तो भारत भूषण मदन मोहन मालवीय जी को महामना भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 12 नवंबर 1946 में इनकी मृत्यु होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो महामना की उपाधि इनको किसने दी थी, बताएंगे। महामना की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने 1909 में दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको
1918 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, मदन मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेंगे। मालवीय जी ने विद्या अर्जन की थी किससे? मालवीय जी ने विद्या अर्जन करी थी प्रयाग विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने भागवत की कथा सुनकर जीविकोपार्जन किया था? सुना करके बताएं, किसने भागवत की कथा सुना करके जीविकोपार्जन किया था? तो मालवीय जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, किस सन में मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करके जनता में देश प्रेम की भावना भरी थी? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से प्रकाशित करवाया था? क्या करवाया था? विश्व बंधु अग्रणी पत्र प्रकाशित करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं? ये किसने कहा था? एनी बेसेंट का एक कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यही है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें से, देखें, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये सब जो है इनके द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं हैं, जबकि सरस्वती पत्रिका इन्होंने नहीं करी थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर को इनमें से किसका जनक माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में बढ़िया भूमिका निभाई थी, ठीक है, उसकी स्थापना में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो इन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 अक्टूबर 1956। और इसके अलावा 3.6 लाख लोगों को लेकर के भी इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करवाया। अगला प्रश्न बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया होती थी मानसिक विकास की, चारित्रिक विकास की, सर्वांगीण विकास। बिल्कुल, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जो है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। जॉन डीबी का कथन है दर्शन अनुभवों की समझ है। 2023 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता। 2023 में प्रश्न, ये भी 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता जॉन डीबी ही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा कि इन प्रश्नों को आपको अवगत करवाया जाए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोशाला के द्वारा की गई थी? बताएं, किस दर्शन की खोज मक्खली गोशाला के द्वारा की गई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस दर्शन की खोज मखमली गोशाला के द्वारा करी गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। चारवाक दर्शन या फिर आजीविक दर्शन, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताइए। यहाँ पर मक्खली नहीं, यहाँ पर एक शब्द होगा मस्करी। मस्करी, ठीक है, मस्करी गोशाला या मस्करी पुत्र गोशाला के द्वारा की गई थी। तो आजीविक दर्शन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? दर्शन शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि। बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन है प्रकृति में व्यक्तिपरक या प्रकृति में उद्देश्य या फिर दोनों? तो भारतीय दर्शन की बात की तो प्रकृति में व्यक्तिपरक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का काल नहीं है?
देखिए भारतीय दर्शन के काल की अगर बात की तो समकालीन अवधि, उत्तर वैदिक काल, सीमा शुल्क अवधि ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और समकालीन अवधि ये भारतीय दर्शन का काल है। अगला प्रश्न है रीता का अर्थ क्या है, बताएं। ब्रह्मांडीय आदेश होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कर्म सिद्धांत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो कर्म सिद्धांत के द्वारा इनमें से क्या स्वीकार नहीं किया जाता, फटाफट से आप बताएंगे। कर्म फल, कर्म संस्कार, पुनर्जन्म या भौतिकवाद। कर्म सिद्धांत के द्वारा भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया जाता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य का बनता है, अज्ञान, कर्म संस्कार, कर्म नीति या फिर मनसा, बताएं। तो पुनर्जन्म का मतलब कि मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य का क्या बनता है, कर्म संस्कार, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का कारण क्या होता है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का कारण होता है कर्म बंधन। जैसा आप कर्म करेंगे, अगर कर्म का फल अगर आपने इस जन्म में भोगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं भोगा तो आपको दूसरा जन्म भोगने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन चिंतन का उद्भव है, प्रणाली, वेद वेद या फिर इतिहास या पुराण, बताएं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय दर्शन चिंतन का उद्भव इतिहास या वेद या पुराण। उद्भव, भारतीय दर्शन के उद्भव की अगर बात की जाए तो भारतीय दर्शन का जो उद्भव हुआ है वो वेदों से हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। अगला प्रश्न, वेदों को भी कहा जाता है, वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति कहा जाता है वेदों को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। देखिए समान नहीं, यहाँ पर समवेद कर लीजिएगा, यहाँ पर समवेद, ठीक है। यजुरो, यहाँ पर यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, समवेद, सामवेद और इसके अलावा सांख्य वेद। सांख्य वेद कोई नहीं, यहाँ पर आप अजुर्वेद कर लीजिएगा, सांख्य दर्शन है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आप कर सकते हो अथर्ववेद, ठीक है, यहाँ पर अथर्ववेद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और सांख्य। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांख्य, ये वेद नहीं है। आगे देखेंगे वेद हैं, कितने होते हैं वेद, 4 वेद होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ओके। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, आस्तिकवाद शब्द का अर्थ क्या है। आस्तिकवाद शब्द का अर्थ होता है भगवान में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। इसके अलावा और भी चीज़ों को जान लीजिएगा। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपके और बन सकते हैं जिसको शायद मैंने आपको नहीं बताया। देखिए एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि फिलॉसफी का क्या अर्थ है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम फिलॉसफी का अर्थ होता है। दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखने से, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करना है, यह कथन किसका है, टीपी नन का है। दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, ये पेस्टोलॉजी का कथन है, स्वामी जी ने इस बात को भी कहा था, हालांकि पेस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है, तो जॉन ऑमोस कॉमेसियस है, क्लियर। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, और भी मैंने कई मॉडल पेपर दिए हैं तो उनमें भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।